हैं वो काम करते हैं. एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ब्लॉकचेन बट इट इज पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ब्लॉकचेन इज रनिंग क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी अगर नहीं चलेगी तो ज्यादा समय तक ब्लॉकचेन भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको एनर्जी देने वाला वो क्रिप्टो करेंसी है. तो आज सारी दुनिया में उन्होंने बताया 5000 से ऊपर लगभग 5797 कंपनियां ऑलरेडी हैं. लेकिन इनमें से सभी कंपनियों ने क्या बनाया? उन्होंने एक चीज बनाई, उन्होंने बनाया सिर्फ और सिर्फ कॉइन. और वो कॉइन बनाने के बाद में लोगों ने खरीदा, लोगों ने उसको खरीद के खत्म किया. जब कॉइन खत्म हो गए तो कंपनी के पास कुछ नहीं बचा. वो कॉइन लोगों के पास गया, और कॉइन बाद में जब वो एक्सचेंज पर गया तो धड़ाम से नीचे गिरा, क्योंकि वहां पर मार्केट में, जैसे आप जानते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर कौन प्ले करते हैं? ट्रेडर्स प्ले करते हैं, राइट. बायर्स एंड सेलर्स ने वहां पर अपनी एक्टिविटी की, डिमांड एंड सप्लाई की एक्टिविटी चालू हुई, और वहां पर अचानक बहुत ज्यादा सप्लाई आने की वजह से लोगों बायर्स ने, बड़े बड़े बायर्स ने उसे खरीद लिया. तो उन्हें हम कहते हैं, क्रिप्टो की लैंग्वेज हम कहते हैं व्हेल्स एंड शार्क्स. ये जो व्हेल्स एंड शार्क्स हैं, इन्होंने उसको बाय किया, और उसके बाद में 1 रुपए या 8 आने के मुनाफे पे उसको एक दिन धड़ाम से मार्केट में फेंक दिया. और उससे क्या हुआ? जो होल्डर्स हैं उनकी प्राइस नीचे गिर गई, क्योंकि सप्लाई सरप्लस में चली गई. Am I right? अब इसके बाद में कंपनी के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा. Now, before I start this, I'm going to ask you a question. Are you with me? Yes. Okay. Now, what is the difference between a coin and a currency? There's a major difference. Difference of the material. No. Currency runs the country, sir. Sorry? Currency runs the country, sir. Currency is run by the central authorities. Yes, sir. Yeah, central banks, central authorities. Or anything else? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वी कैन यूज करेंसी. कॉइन्स एक टाइम पे आई थिंक खत्म हो जाते हैं. Yeah. Well, but what is the basic difference? Depreciation Depreciation in the coins. in the coins. Bond is a bond. Actually, what do you understand with coin? हम लोगों के पास, सबके पास कॉइन है. लक्ष्मी जी का कॉइन है, गणेश जी का कॉइन है, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है. आप उससे इस होटल का पेमेंट कर सकते हैं? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. वो क्या कहेगा? भाई इसको आप किसी वैल्यूअर के पास ले जाइए, हरे नोट मिले मुझे लाके दे देना, आई विल एक्सेप्ट इट. Yes or no? That means it is not acceptable for payments or receivables. Correct? लेकिन करेंसी क्या है? करेंसी is acceptable across the boundaries. Anywhere. करेंसी को किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए आप आदान प्रदान कर सकते हैं बिना किसी शंका के, और आपसी कहते हैं कि तालमेल के साथ में हम एक दूसरे पर भरोसा करते हुए उसका लेन देन कर सकते हैं. करेंसी. नाउ अनदर थिंग इज, करेंसी के पीछे क्या है जो कॉइन के पीछे नहीं है? करेंसी के पीछे है इकोनॉमी. आज कोई भी करेंसी, आप आज बोलते हैं यूरो बहुत महंगा है, या कुवैत का दिनार बहुत महंगा है. क्यों है? इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी की वजह से, राइट. और कोई अगर करेंसी बिल्कुल डाउन है तो क्यों है? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत वीक है. सो करेंसी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इकोनॉमी. तो मैं आज उन्हीं पॉइंट्स पर आपको यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं. उससे पहले मैं जस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके चलता हूं, जो इसको रन करता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं? जैसे हम ये हाथ की उंगलियां देख रहे हैं, तो ये जो हम ब्लॉक्स देख रहे हैं, दिस इज आल्सो ब्लॉक्स. मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने सबने, राइट. मधुमक्खी के छत्ते में कितने सारे प्रकोष्ठ होते हैं, और वो रानी न जाने कहां बैठी होती है, किसी को दिखती नहीं है, लेकिन उसकी नजर सब पर होती है. हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स अ बेसिक साइंस. ओके, कितना साइंटिफिकली एक मधुमक्खी के अंदर दिमाग देखिए कि कितना जबरदस्त मधुमक्खी का छत्ता बनाती है वो. हाँ? उसी तरह से ब्लॉकचेन भी होता है. ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली होता क्या है? डेटा इंक्रिप्शन. डेटा इसके अंदर रखा जाता है. आज से 10 साल पहले 2010 में ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 2012 से 15 के अंदर इंटरनेट को खत्म कर दिया जाएगा. इंटरनेट विल बी गॉन. व्हाई? बिकॉज सेफ्टी नहीं थी. हमारा डेटा सेफ नहीं रहता था, हैक हो जाती थी, चोरा लिया जाता था. और आज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा. डेटा इज इंपॉर्टेंट. दैट हैज गॉट मोर वैल्यू देन अस. यस और नो? सो जब ब्लॉकचेन आया तो उन्होंने क्या किया कि जो डेटा है उसको इस तरह स्मॉल ब्लॉक्स पे उन्होंने एन्क्रिप्टेड करना चालू किए. इट्स अ लैंग्वेज, आगे हम उस पर डिटेल में बात करेंगे. तो जब ये डेटा जाता है, बेसिकली इट्स ऑल एल्गोरिदम. प्योर मैथ से ये प्योर एल्गोरिदम पे जाता है, उसकी कंप्यूटेशन होती है. ब्लॉकचेन में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई भी कॉपी जो है अनऑल्टरेबल है. मतलब जो भी डेटा इसके अंदर जाएगा उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता.
या उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या उसकी वैल्यू को खत्म नहीं किया, या डेट को चेंज नहीं किया जा सकता, पीछे नहीं लाया जा सकता, आगे नहीं ले जाया जा सकता। दैट मीन्स एक बार अंदर गया वो डेटा तो गया। मान लीजिए मेरा नाम सुदर्शन है और किसी ने उस नाम को सुदर्शन कर दिया, दैट स्पेलिंग विल रिमेन देयर फॉर एवर। और सुदर्शन को प्रदर्शन कर दिया तो और गया हमेशा के लिए। क्लियर? सो व्हाट आई मीन इज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों के लिए जब मैं ये बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि अब आने वाले टाइम में हमारा जो बेसिक डेटा है, चाहे हमारे वाइटल डेटाज हैं, हमारा पासपोर्ट का डेटा हो, चाहे आधार कार्ड का डेटा हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे रेशन कार्ड का हो, चाहे एनी डेटा, ये सारा का सारा डेटा भी ब्लॉकचेन पर जाने वाला है। तो आज आप घर जाके जब देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स से बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी। शायद हो सकता है सरनेम मिस्टेक हो, शायद हो सकता है एड्रेस पूरा सही नहीं लिखा है, एक डॉक्यूमेंट में सही लिखा है दूसरे में गलत लिखा है, सरनेम में स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो सकती है। यस और नो? मतलब सब कॉमन नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने डेटा को सबसे पहले अभी जितनी जल्दी हो सके 3-4 महीने के अंदर अंदर आप अपने डेटा को ठीक कर लें, क्योंकि वो डेटा जब एक बार जाएगा और उसके बाद में ब्लॉकचेन पे चला गया तो फिर नोबडी कैन चेंज इट। सो अनऑल्टर्ड कॉपीज होती हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है इसके अंदर। ब्लॉकचेन के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो भी डेटा है उस डेटा को रिट्रीव करना बहुत आसान है, मतलब इन द सेंस उसको ट्रैक करना, जो भी ट्रांजेक्शंस होती है उसको ट्रैक करना बहुत आसान है, रियल टाइम पे होता है। और सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होती है, बहुत सारी सिक्योरिटीज है उसके अंदर, बिकॉज इसमें जो भी डेटा जाता है वो एल्गोरिदम पे जाता है, दैट इज बेसिकली क्रिप्टोनाइट लैंग्वेज, और से क्रिप्टो लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये जो एनक्रिप्टेड लैंग्वेज है अल्फा न्यूमेरिक सेट ऑफ कोड्स में, और प्लस उसमें जो एल्गोरिदम ऐड किए जाते हैं, मैथ्स की जो कंप्यूटेशंस होती हैं उसके आधार पे जाके वो बनता है। तो हर एक ब्लॉक का एड्रेस और हर एक ब्लॉक की डिटेल अलग अलग होती है, वो कभी किसी से मैच नहीं करते, लेकिन हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर हैक करना, मान लीजिए इनका डेटा मुझे हैक करना है, तो पहले इनसे पहले वाले का डिटेल का हैक करना होगा, फिर उसको चेंज करने पहले इनको करना होगा, उनको चेंज करने, मतलब मुझे शुरू में जाना होगा, बिगिनिंग पे जाना होगा, एंड दैट मच टाइम इज नेवर अलाउड, इट्स हार्डली फ्यू सेकंड्स। ओके, सो फॉर अ हैकर आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल, अनहैकेबल है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्योंकि ये पूरा कंसेंसस के थ्रू चलता है। हम सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम सब लोग यहाँ कुछ जानकारी लेने आए, तो कंसेंसस है हमारी, यहाँ हमारी रजामंदी है, हमको जानने आए हैं, एक ही है रजामंदी, तो एक रजामंदी होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, क्योंकि पूरी कंसेंसस के पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स जाते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई मैन पावर बीच में नहीं लगता, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ नहीं है वो लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो आदमियों के बीच में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें कोई मीडिएटर नहीं है, कोई दलाल या ब्रोकर नहीं है, तो उसकी वजह से कोई एजेंट ना होने की वजह से पूरी तरह ट्रस्टेड होता है, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये बेसिक चीजें थी, लेकिन उसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे पीयर टू पीयर, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर करते हो वो ट्रांजैक्शन आपकी डायरेक्टली पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन हो रही है, और जब ये जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में जाती है, जो सबके पास जाती है, और कंसेंसस मतलब जितना भी हमारी कम्युनिटी है पूरी कम्युनिटी के अंदर ये स्प्रेड हो जाता है एक साथ। आगे हम देखेंगे उस पर। और ये इंटरनेट पर चलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाद में जाके सील होता है, which is written in cryptography language। मान लीजिए यहाँ अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, मान लीजिए आपने एक प्लैटिनम कॉइन लेना है, उस प्लैटिनम कॉइन को आपने लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो वो पहले जाएगा कहाँ? दुनिया भर में प्लैटिनम कॉइन के जितने भी नोड्स हैं, 120 कंट्रीज में जितने भी नोड्स हैं, सारे नोड्स पे एक साथ वो चला जाएगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद जाएगा फिर बाद में दूसरे के पास जाएगा, एक साथ सबके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और वहां सभी जाके ये जितनी भी डिटेल यहाँ है, मैंने यहाँ पर पोस्ट की है, डेटा यहाँ पर डाला है, वो डेटा यहाँ वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद में जब ये पूरा वैलिडेट हो जाएगा तो मैंने केवाईसी वगैरह जो दी है वो वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद में जब ओके हो गया सारे नोड्स में, दुनिया में अगर कोई भी एक नोड इसे अगर रिजेक्ट करता है तो इट इज आउट, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सो जब ये वेरीफाइड हो गया तो उसके बाद में एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये ब्लॉक आके एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ब्लॉक के साथ अटैच हो गया। ऐसा माने कि ये जो ब्लॉक है ग्रे कलर में दिख रहे हैं, ये किसी और का मालिकाना हक है, मान लीजिए इनका मालिकाना हक है, लेकिन जब इन्होंने इसको परचेज किया तो अब जब नया ब्लॉक आके इसके साथ अटैच होगा तो द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द अनदर पर्सन, नाउ ही हैज गॉट नो राइट ओवर इट।
करेक्ट। सो इस तरह से एक बार जब यह होगी ट्रांजैक्शन कंप्लीट, तो अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत है, डेटा इंक्रिप्शन या डेटा एंट्री में क्या होता था पहले भी, कि हम जो डेटा डालते थे उस डेटा को रिवर्स भी ले जाया जा सकता था, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर डेटा को रिवर्स में लाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता है, राइट, और उतने भारी इक्विपमेंट भी आपके पास में नहीं है, और स्टिल इट इज इम्पॉसिबल। और साथ ही क्या है कि एक टाइम स्टैंप लगता है, इसे हम कहते हैं हैश कोड ऑफ एल्गोरिदम। ओके, जैसे हम सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, पहचान, राइट, उसी तरह से क्रिप्टोग्राफी में जब इसको बनाया जाता है तो आखिरी में जब, अब जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक 51, 52, 53, 54 है, मुझे मान लीजिए हैक करना है, 54 की डिटेल को हैक करना है, तो मुझे पहले 53 को हैक करना होगा, उसके पहले इसको तोड़ना होगा, उसके पहले इसको तोड़ना होगा, मतलब मुझे बिगिनिंग पे जाना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि देखिए प्रूफ ऑफ वर्क, देखिए ये हैश जो है ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश कैरी करता है हर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो वो उसके साथ लिंक है, जब तक पीछे का नहीं टूटेगा तब तक आगे वाले में चेंजेस असंभव है, करेक्ट। और ये कैसे संभव, ये किस तरह सील होता है कि इस तरह से एक हैश कोड बनता है जिसको हम टाइम स्टैम्प प्लस ट्रांजैक्शन डेटा दोनों अलग अलग होते हैं, और ये दोनों ही जब जाके उसमें जुड़ जाते हैं तो ये पूरी तरह से ट्रांजैक्शन सील हो जाती है। तो सेफ्टी 100% है, सिक्योरिटी 100% है, जो भी हमारा डेटा यहां रहेगा वो 100% रहेगा। ब्लॉकचेन कैन नॉट बी करप्टेड। ब्लॉकचेन की एक खास बात और है, इसको जब रन किया जाता है ऑन, उसके बाद में जिसने ऑन किया वो भी उसे स्विच ऑफ नहीं कर सकता। गुड और बैड? गुड, क्योंकि अब इंटरप्शन है ही नहीं, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक बार रन किया तो जितनी एज है वो पूरी एज चलेगा और अपना पूरा कंप्यूटेशन कंप्लीट करेगा। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, एनहांस सिक्योरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है, कंसेंसस, हम सबकी कंसेंसस जब होगी तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और फास्टर सेटलमेंट। आप में से कितने लोगों ने बिटकॉइन में कभी ट्रेडिंग किया है? किसी ने किया बिटकॉइन में ट्रेडिंग? आपने किया? हाँ, अजय करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी किया होगा। सो बिटकॉइन में आप जानते हो कि एक ट्रांजैक्शन आप जब देते हो, अप्लाई करते हो, कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो तो वो टाइम कितना लेता है? 15 से 20 मिनट, एंड समटाइम इट टेक्स 1 डे आल्सो, समटाइम इट टेक्स 2 डेज आल्सो, तो नहीं लेता 15 से 20 मिनट, बट लेता है, राइट। लेकिन फास्टर सेटलमेंट होती है। अब आपको मान लीजिए कि जैसे आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है, हाँ, अब वो इंश्योरेंस की पॉलिसी जब आपने ली थी तब तो आपको कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वस्सी सब पिलवाया था, बराबर है? और जिस दिन उसका क्लेम लेने जाओगे उस दिन आपके आधार कार्ड में गलती निकलेगी, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकलेंगी, और कुछ नहीं तो सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा। यस और नो? हाँ, मतलब सेटलमेंट क्विक नहीं होगा। लेकिन अगर यही सारी डिटेल अगर ब्लॉकचेन पे चली जाए तो सेटलमेंट कितनी क्विक होगा, इमेजिन कीजिए। सो ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ हम जब कहते हैं वो यहां पर आता है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेहतर बना रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल शायद जबरदस्ती करना होगा, आज हम खुशी से करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड? अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि साहब फलाना कॉइन पहले सेंट्रलाइज था, अभी डिसेंट्रलाइज हो गया। जो लोग टेक्निकल लोग हैं वो इस चीज को समझेंगे कि जो चीज सेंट्रलाइज पर एक बार बनाई गई है उसको डिसेंट्रलाइज पर सारा का सारा डेटा ट्रांसफर करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, अभी टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूं, वो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट विल बी इनॉर्मस उस कंपनी को बिकवाने के लिए काफी है। रातों रात उसको जमीन पर लाके फेंकने में काफी, इट इज नॉट पॉसिबल। एंटायर डेटा कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड जस्ट लाइक दैट। ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड टाइम एंड देन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें। सेंट्रलाइज में क्या होता है, बीच में एक सर्वर होता है और सारे नोड्स होते हैं। अब सारे नोड्स एक सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, अगर सर्वर ही करप्ट हो गया तो सारे नोड्स पे करप्शन आएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में P2P नेटवर्क होता है जिसमें हर नोड अपने आप में एक सर्वर का काम कर रहा होता है और हर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, कोई भी दूसरे से जुदा नहीं है। एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर, गुड और बैड। सो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ग्लोबल होगी, एक साथ होगी। अब ब्लॉकचेन के कितने प्रकार हो सकते हैं?
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन आर देयर इन द वर्ल्ड? सबसे पहले तो हम बात करें पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, इस डोमेन के अंदर यहां पर एक सर्वर है, या यूं कहें हम एक नेटवर्क बनाए तो वो ओपन लेजर में आ रहा है। इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ अच्छाई भी। लेकिन जब शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की, तब सबसे पहले वो सिर्फ पब्लिक लेजर पे आया था। उसके बाद आया प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन जब आया, उसके साथ अटैच हुआ, तो जो गलतियां या जो कमियां यहां पर थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। यहां पर आया क्लोज लेजर, क्लोज नेटवर्क एंड सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद में आया फेडरेटेड ब्लॉकचेन, जिसमें क्लोज नेटवर्क और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो कि स्केलेबल है। लेकिन उसके बाद आया एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अब ये जितने भी इसके पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो POW पर काम करती थी, जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क या प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम। वो एक सिस्टम था, उसकी कुछ कमियां थी, उसकी कंप्यूटेशन की भी कमियां थी, सिक्योरिटी की भी बहुत सारी कमियां थी। इसकी वजह से कई लोगों के ब्लॉकचेन पर जब वो बिटकॉइन को जब वो सेल करने जाते थे तो वो ट्रांजैक्शन लटकी रहती थी, फंसी रहती थी, और कई कई दिनों तक वो निकल कर नहीं आती थी। उन्होंने उसके बाद डाला POS डाला, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो POW का इंप्रूव्ड वर्जन है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि डेटा सिक्योरिटी के साथ साथ डेटा एफिशिएंसी के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी भी ऐड हुई। लेकिन अब इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी। दोनों अलग अलग कमरे में अगर रखे हुए हैं, बॉक्सेस अगर रखे हुए हैं, उनके बीच में अगर सिनर्जी नहीं है तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज लॉस्ट। यस और नो? यहां पर आया हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड ने बनाया POW और POS को सिंक्रोनाइज किया, हाइब्रिड बनाया। और इस हाइब्रिड ने क्या किया, ना केवल उसकी सिक्योरिटी को इस कदर एनहांस कर दिया, और जो टास्क था कम्युनिकेशन लिंक को बनाए रखने वाला, उसको अनब्रेकेबल लिंक बनाए रखना, उसको पॉसिबल करके दिखा, बल्कि उसको बहुत फास्टर बना के दे दिया। अब इसके बेस पे क्या हुआ हाइब्रिड ब्लॉकचेन के ऊपर, मैं आपको इसके आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि RBI क्या कहता है। बट उससे पहले मैं जस्ट इसको फिनिश करूं कि ये जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, इट इज द फास्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड।